अभी मैंने कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे एक पोस्ट लिखा था जो काफ़ी वायरल हुआ। उसमें मैंने कंपैरिजन किया था कि जो आईटी में इनिशियल नौकरी ज्वाइन करते हैं, जिनको फ्रेशर्स बोलते हैं, उनकी सैलरी में क्या चेंज आया है पिछले 10 सालों में, और जो सीईओज़ हैं उनकी सैलरी में क्या चेंज आया है। तो अगर आप डेटा को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रेशर्स की सैलरी है वो करीब करीब 2 या 3% पर ईयर से ग्रो करी है पिछले 10 सालों में। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप सीईओज़ की सैलरी का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 50 से 60% हर साल उनकी सैलरी ग्रो करी है। तब सवाल ये आता है कि यार जो गरीब आदमी है वो गरीब होता चला जा रहा है, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं, जब हम अपनी नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। हम अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं, हम घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारी नौकरी करने का ही खर्चा निकल जाए, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आप बोलोगे कि अक्षत आपको क्या ही पता, आप तो मस्त बाइक चलाते हो, इतनी अमीरों की लाइफ एंजॉय कर रहे हो, व्हाट नॉट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था तो मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था। मेरी 12,000 रुपये तनख्वाह थी, मैं 2,000 रुपये बचाता था क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ रहता था। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने भी बहुत सारी चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करा, वेल्थ कैसे बिल्ड करी, वो सब चीज़ें सीखी, और गरीबी में कैसे सर्वाइव करना है वो भी सीखा। हाँ, मैं बिल्कुल थैंकफुल हूँ कि मेरे को उस एक्सटेंट तक गरीबी नहीं झेलनी पड़ी जितनी यूजुअली इंडिया में लोगों को झेलनी पड़ती है। मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ, आप लोगों का प्यार मिला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि गरीबी का एक्सपोजर क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे 10 बातें करने वाला हूँ और 10 स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने वाला हूँ कि अगर मेरे पास आज 0 पैसा होता तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता और कैसे अपनी वेल्थ बनाता स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप गरीब हो तो आप बीच पे आ जाओ, क्योंकि बीच पे आने को पैसे नहीं लगते गोवा में। अब आप बोलोगे गोवा कैसे शिफ्ट हो, तो वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। तो ऑन अ सीरियस नोट, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, वो ये है कि शार्पन योर गो टू स्किल। अब गो टू स्किल क्या होता है? गो टू स्किल का मतलब कि हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है आप प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है आप कंसल्टेंट हो। आप कोई ना कोई व्यवसाय कर रहे होगे या काम कर रहे होगे, तो वो आपकी गो टू स्किल हो गई। गो टू स्किल क्यों हो गई? क्योंकि आप इसके थ्रू पैसा कमाते हो। अब इसमें आपको करना ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, मान लीजिए एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आप अपनी स्किल पे काम करो, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ आपके पैसे की तब होती है जब आपने अपनी स्किल को शार्पन किया हो। जिस भी फील्ड में हो उसी पे फोकस करें शुरुआत में करियर में, एंड उसमें ग्रो करें। मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम था। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। फिर मैंने क्या शार्प करी अपनी स्किल, मैंने थोड़ा बिजनेस के बारे में सीखा कि बिजनेस डेवलपमेंट क्या होता है। फिर मैं बिजनेस कंसल्टिंग में चला गया, तो उसमें पैसा बढ़ गया। तो मैंने भी क्या किया था, मैंने भी एग्जैक्टली अपनी स्किल्स को शार्प करा था, उसमें मैंने काफ़ी फोकस करा और अपने करियर को ग्रो करा। आपको जो दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जहाँ पे भी निवेश कर रहे हो उसमें आपका पैसा खोए नहीं। आप बोलोगे यार नॉर्मल सी बात है, फिर तो मैं एफडी कर देता हूँ। नहीं, अगर आप एफडी करोगे तो उसमें तो आपका डेफिनेट नुकसान है, क्योंकि एफडी जो होती है वो टैक्स इफेक्टिव भी नहीं होती। एंड यूजुअली जो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन या महंगाई का दर 7% होता है और एफडी रिटर्न 6-6.5% चल रहा होता है। अभी अच्छा टाइम है एफडी का, लेकिन जनरली अच्छा टाइम नहीं होता। तो आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान आप इस बात का रखें कि आप रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट ज़्यादा ना करें, क्योंकि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, हमें पैसे को ग्रो भी करना होता है और एट द सेम टाइम सेव भी रखना होता है। तो मैं आपको क्या इंस्ट्रूमेंट्स रिकमेंड करूँगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा निफ्टी 50 के बारे में सीखें, उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कब ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कब कम इन्वेस्ट करते हैं, ये सब बातों का ध्यान रखें। और जनरली देखा गया है कि निफ्टी 50 एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो थोड़ा स्टेबल भी होता है, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया का होता है। तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं होता अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन है। इसके अलावा आप स्मॉल केसेस भी चेक कर सकते हो, जो आज के स्पॉन्सर्स हैं उसमें आप थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें अच्छी बात ये होती है कि आपको पता होता है कि आपका पैसा एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूरल थीम में इंटरेस्टेड हो या आप बैलेंस थीम में इंटरेस्टेड हो, तो उस हिसाब से आपका पैसा अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट हो जाता है और आपको बहुत क्लियर आइडिया होता है कि आपका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि कृपया मार्केट से घबराएं नहीं। अगर आपके पास पैसा कम है, चाहे आप 500 रुपए सेव कर सकते हो या 1000 रुपए सेव कर सकते हो, तो आप उस पैसे को सेंसिबली एक ठीक ठाक से रेट पे ग्रो करने की कोशिश करो। अब आप बोलोगे कि ठीक ठाक सा रेट क्या होता है? जैसे अगर इन्फ्लेशन का नॉर्मल दर 7% होता है, तो आप एटलीस्ट 8 या 9% से अपना पैसा ग्रो करो। अगर आपका पैसे में ग्रोथ हो रही है तो आपके लिए कुशन बन जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये ध्यान रखना कि क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप इस तरीके का रिस्की गेम मत खेलना जिसमें कैपिटल का लॉस होता हो। अगला पॉइंट आपको क्या समझना है, वो ये समझना है कि आपके पास प्लान भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लान बी का मतलब क्या कि मान लीजिए अगर आप अभी हाल फिलहाल किसी नौकरी में हो, वो नौकरी कभी भी जा सकती है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि टीसीएस में बहुत फायरिंग हुई, फेसबुक, मेटा, अमेज़ॉन, इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़ी फायरिंग चल रही है, बहुत सारे लोगों के जॉब जा रहे हैं। आपने जोमेटो जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी पहले नोटिस करा होगा कि कभी वो हटा देते हैं, फिर एग्रेसिव हायरिंग करने लग जाते हैं, फिर हटा देते हैं लोगों को, बोल देते हैं कि फंडिंग प्रॉब्लम हो गई वगैरह वगैरह। तो आपके पास प्लान बी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान बी का मतलब क्या होता है कि अगर आप अभी नौकरी कर रहे हो तो आपके पास कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होने की संभावना होनी चाहिए। अब ये इन्वेस्टमेंट इनकम हो सकती है, या फिर आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट हो सकता है जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो बना के ऑनलाइन डाल दो, या आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो सकती है। आप कुछ भी कर रहे हो, एटलीस्ट एक सेकेंडरी इनकम सोर्स आपके पास एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं प्लान बी। अब ये जनरेट कैसे करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे। अब प्लान बी क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप 5 मनी मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स रन करो। अब मनी मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? वो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं कि देखो, आप कोई बिजनेस बनाने निकलोगे तो आपको पता तो चल नहीं जाएगा कि कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते रह जाते हैं कि यार मैं बुक लिख दूँ, यार मैं वेबसाइट डेवलप कर लूँ, मैं ब्लॉग डाल लूँ, मैं यूट्यूब स्टार्ट कर लूँ। आपको क्या करना है, आपको 5 मनी मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स रन करने हैं। आप हो सकता है आपको कुछ भी ना पता हो यूट्यूब के बारे में, आप एक छोटा सा वीडियो शूट करके डाल दो, देखो क्या रिस्पॉन्स रहता है, आपको मज़ा आया कि नहीं आया, आपसे एडिटिंग हो पाई कि नहीं हो पाई। 5 एक्सपेरिमेंट्स रन करो। हो सकता है आप बोट पकड़ के फिशिंग करने निकल पड़ो, वो भी एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आपको खुद क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको किस काम को करने के पैसे मिल रहे हैं। फिर आपको इसमें ये भी एस्पेक्ट सोचना पड़ेगा कि फीजिबिलिटी क्या होती है, कि आप नौकरी के साथ एक्सपेरिमेंट रन कर सकते हो कि नहीं। अगर आप ये दोनों बातों का ध्यान रख लो और सिर्फ एफर्ट मार लो और 5 एक्सपेरिमेंट्स रन कर लो, तो मैं आपको ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एटलीस्ट एक इनकम स्ट्रीम जनरेट हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि यू शुड एम्यूलेट द रिच। एम्यूलेट द रिच का मतलब कि आपको रिच लोगों को कॉपी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको विराट कोहली को कॉपी करना चाहिए। तो सिमिलरली, अगर आपको वेल्थ जनरेशन के बारे में कुछ नहीं आता, अगर आपको रिच माइंडसेट क्या होता है उसके बारे में कुछ खास नहीं पता, तो पहला स्टेप क्या बन जाता है आपके लिए? पहला स्टेप यही बन जाता है कि एम्यूलेट द रिच। अगर रिच लोग किताबें पढ़ते हैं, आप किताबें पढ़ो। अगर वो पॉडकास्ट सुनते हैं, आप पॉडकास्ट सुनो। अगर वो अच्छी हैबिट्स डेवलप करते हैं तो आप अच्छी हैबिट डेवलप करने की कोशिश करो। अब इसमें चैलेंज क्या होता है कि अगर आप जाके वॉरेन बफेट को देखोगे या रे डालियो को देखोगे या फिर आप रतन टाटा जी को देखोगे, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस रन करते हैं, तो आप उनसे बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे आपको एक लैडर फॉर्म में रोल मॉडल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है कि अक्षत बहुत ही छोटा सा इंसान हो, राइट, रतन टाटा जी तो बहुत ऊपर है, राइट, तो आप मेरे को पहले से थोड़ा सा फॉलो करना शुरू करो। इसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे आना, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे आना। तो अगर आप 50,000 लेवल पहुंच जाओगे तो आप हो सकता है एक बहुत ही जाइंट लेवल पे पहुंच जाओ। तो आपको एक सही रोल मॉडल इनिशियल स्टेज पे पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहां से इंटेलिजेंट एम्यूलेशन करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। जब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते तो हम बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि अक्षत, आप है ना कंपनी बिल्ड कर रहे हो, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और मैं फ्री में काम करूंगा आपके लिए। तो मैं फ्री लेबर कभी लेता नहीं, वो मेरे हिसाब से एक्सप्लॉइटेशन होता है। सिमिलरली, आपको इस तरीके के ऑफर्स देने भी नहीं चाहिए। मैं आपकी इंटेंट समझता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आपको लगेगा कि यार अगर मैं किसी के लिए फ्री में काम कर लूंगा तो दे ही देगा कोई ना कोई मुझे काम। लेकिन आपको समझने वाला पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आप फ्री में काम करने के लिए रेडी हो किसी के लिए, तो आप अपने बारे में क्या इंडिकेट कर रहे हो? ए, आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, वो एक अच्छा साइन नहीं है। एंड बी, और मोर इंपॉर्टेंटली, कि आप अपना खुद का टाइम वैल्यू नहीं कर रहे हो। और जितने भी रिच लोग होते हैं वो हमेशा आपका भी टाइम वैल्यू करेंगे और अपना भी टाइम वैल्यू करेंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि किसी भी फॉर्म में आप डेस्परेशन कभी शो मत करना। अगर आप डेस्परेशन शो करोगे तो लोग आपका एडवांटेज लेंगे, कभी आपकी मदद नहीं करेंगे। यार अगला पॉइंट आता है कि आपको पॉजिटिव वर्ड्स यूनिवर्स में डालने चाहिए। अब पॉजिटिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप कुछ भी सोचो कि अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचते हो तभी आप उस पर एक्ट कर पाओगे। जो भी हम एक्शंस लेते हैं उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? हमारे ब्रेन से। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तभी कुछ हो पाएगा। इसलिए पुट पॉजिटिव वर्ड्स इन द यूनिवर्स। जैसे कि अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, मान लो आपको फोटोशॉप नहीं आता और आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हो फोटो एडिटिंग करके, तो कोई बात नहीं यार, मैं 2 कोर्सेज लेके देखता हूँ, कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये क्या होता है? ये आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि चीजें हो जाएंगी, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। अब आप बोलोगे कि यार ये तो बाबाओं वाली बातें हैं, पॉजिटिव वर्ड डाल दिए यूनिवर्स में, कुछ कुछ हो गया। अच्छा, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन 2 ही हैं, कि या तो आप नेगेटिव सोच लो या पॉजिटिव सोच लो। आप सोच नहीं है तो पॉजिटिव ही सोच लो, उससे कुछ तो भला होगा। तो मैं इस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करता, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि 4-5 चीजों के बारे में जिसमें आप कंफ्यूज हो कि यार फोटोशॉप सीखे नहीं सीखे, इन्वेस्टिंग सीखे नहीं सीखे, थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, 2-3 महीने का उस स्किल को सीखने में, एंड फिर देखो कि पॉजिटिविटी के साथ आप वो चीज अचीव कर पाते हो कि नहीं कर पाते। और कमेंट बॉक्स में
जरूर बताना। यार अगला पॉइंट मैं आपको एक हिंदी के मुहावरे से समझाता हूँ जो बचपन में हमने कभी पढ़ा होगा। उसको बोलते हैं कि जितनी लंबी चादर उतने लंबे पैर। इसका अर्थात ये निकलता है कि आपके पास जितनी स्पेंडिंग कैपेसिटी हो आपको उतनी ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी 1000 रुपये है और आप लगे पड़े हो लोन पे लोन लेने में और आपने 10,000 के खर्चे कर दिए। तो अपनी लिमिट में रह के हमें खर्चे करने चाहिए, अपनी लिमिट में रह के हमें आदतें डालनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब हमने नई नई स्विमिंग सीखी है, अब हम जाके सीधे समुद्र में डुबकी मार देंगे और बहुत अंदर तक चले जाएंगे, तो डूब जाओगे। तो सेम चीज़ें होती हैं अपनी आदतें और वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में भी, कि जितनी लंबी आपकी चादर होनी चाहिए उतनी लंबे आपके पैर होने चाहिए। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल में रखो। अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं नॉन प्रॉफिट में काम कर रहा था, सैलरी मेरी बहुत कम थी, 12,000 रुपये थी, लेकिन उसमें से भी मैं 2,000 रुपये बचा लेता था। सिमिलरली मैंने जब भी काम किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मेरी जितनी भी सैलरी रही है उसमें से कुछ पार्ट मैं हमेशा बचा लेता था। जहाँ पे भी आप फ्रूगैलिटी दिखा सकते हो, फ्रूगल रहो। उससे आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा कि यार मेरे हमेशा खर्चे आगे निकल जाते हैं, मुझे घर से पैसा मांगना पड़ता है वगैरह वगैरह। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कहने में बहुत आसान बात है मेरे लिए कि यार अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो, लेकिन यूजुअली होता ये है कि हमारी जब सैलरी कम होती है, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लेवल तक हिट कर जाता है। हमसे हमारे मम्मी पापा, रिश्तेदार सब पूछते रहते हैं कि यार सैलरी कितनी है। सैलरी बताते हो अगर उन्हें जेन्युइनली, फिर बुरा लगता है, तो कॉन्फिडेंस पे बहुत इंपैक्ट होता है। तो अब मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आपको पैसे ज़्यादा कमाने चाहिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन मैं आपके साथ 2-3 शॉर्ट पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ कि जिससे आप कॉन्फिडेंस कुछ बना पाओ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी है कि लोग जब अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं उनके शोल्डर्स झुक जाते हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा खराब हो जाता है, बहुत स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो कृपया आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आपको जिम ज्वाइन करना है और पैसे फूकने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करो 10, 15, 20 मिनट, आपकी मेंटल स्पेस भी अच्छी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर रहेगा। एटलीस्ट आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस अगर क्लीन रखोगे तो उससे आपके कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके सूट या टक्सीडो खरीद लो और लड़कियां बहुत एक्सपेंसिव कांजीवरम साड़ी खरीद लें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्लीन कपड़े पहनने से भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये बेसिक बातें हैं कि आप थोड़ा सा फेक कॉन्फिडेंस एक तरीके से जनरेट करने की कोशिश करो और विथ टाइम वो रियल कॉन्फिडेंस में भी ट्रांसलेट हो। तो इस वीडियो पे मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें करी, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड और कुछ सिंपल पॉइंट्स भी बोले। अब लास्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान में रखना है कि आप चीज़ें स्टार्ट करो। अगर आप चीज़ें स्टार्ट करते हो तो आधा बैटल तो आपका वैसे ही आपने जीत लिया। लोग पूरे टाइम सोचते रह जाते हैं कि यार अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इतना कन्फ्यूजन हो जाता है और एग्जीक्यूट कुछ नहीं करते। अगर मैं एक फाइनेंशियली ख़राब सिचुएशन में हूँ तो मैं एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लूँगा कि मैं अपने आसपास देखूंगा, अपने स्किल सेट को एनालाइज करूँगा और ये फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा कि मैं 3 सिंपलेस्ट चीज़ें क्या कर सकता हूँ इस वक्त। हो सकता है कि मेरे पास एक इमीडिएट आइडिया हो जिस पर मैं जाके एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, हो सकता है मछली पकड़ने का या जो भी, मैं उससे एक्सपेरिमेंट करूँगा। सिमिलरली मैं एक थर्ड स्टेप जनरेट करूँगा और उस पर एक्शन लूंगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलता हूं और अगली बार जब हम मिलेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ चीजें इस वीडियो से एग्जीक्यूट करी होंगी।